8 जून 2021 वाले दिन रेडिट पर एक पोस्ट वायरल होती है। इस पोस्ट के वायरल होने की वजह सहारा डिजर्ट के बीचों बीच ये सर्कल्स थे। जिसने ये पोस्ट डाली थी असल में वो गूगल अर्थ पर कुछ रिसर्च कर रहा था। इस पोस्ट में वो खुद लिखता है कि शायद ये टूम्ब ऑफ टिबाल बैलेट्स यानी टिबाल बैलेट का मकबरा है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा मकबरा जो गूगल अर्थ पर नजर आए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वॉक्स जो कि एक मीडिया चैनल है कि टीम वहां पहुंचकर इसकी खोजबीन लग जाती है। लेकिन दोस्तों वहां पहुंचते ही ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठा जो कि वाकई हैरत अंगेज था। द कॉन्टिनेंटल हब की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों जब ये पोस्ट मीडिया चैनल वॉक्स के सामने आई तो उन्होंने इसको कंफर्म करने के लिए जैसे ही पोस्ट में मौजूद गूगल अर्थ के कोड को इंटर किया तो इंटर करते ही ये सर्कल्स इनके सामने आ गए। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इनको यहाँ बनाया किसने होगा। इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए इसी पोस्ट में एक थ्योरी मौजूद थी कि ये सर्कल सहारा के टिबाल बेल्ट्स में मौजूद है। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये टूम्ब ऑफ टिबाल बैलेट यानी किसी टिबाल बैलेट का मकबरा हो। लेकिन यहाँ इस बात की मनफी की जाती है क्योंकि सहारा में देखे जाने वाले ज़्यादातर मकबरे कुछ यूँ होते हैं। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये कोई मकबरा नहीं है। लेकिन इस सच्चे से इस बात से परेशान थे कि अगर ये एक मकबरा नहीं तो आखिर ये है क्या। इसी दौरान कुछ का मानना था कि शायद ये पानी के कुएं हों क्योंकि जिन कोऑर्डिनेट्स पर ये सर्कल्स मौजूद हैं उन्हीं सेम कोऑर्डिनेट्स का जिक्र अमेरिकन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी 1885 की एक डॉक्यूमेंट्स में भी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ था कि इस एरिया के आसपास कुछ कुएं मौजूद हैं। तो एक हद तक ये माना जा रहा था कि शायद ये वही कुएं हों। लेकिन इसको भी कुछ रीजंस की बिना पर रद्द कर दिया गया क्योंकि सबसे पहली वजह यहाँ मौजूद कुएं कुछ इस शेप के थे और दूसरी सबसे बड़ी वजह इस दौर का इरिगेशन सिस्टम था। दोस्तों सहारा के बीचों बीच गर्म और तपती रेत में कुछ जगहों पर पानी मौजूद होता है जिसके इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त मौजूद होते हैं जिसे ओसिस भी कहा जाता है। ये किस्म का इस रेगिस्तान का मिराज होता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ मिराज और ओसिस ही नहीं बल्कि रेगिस्तान में असल में भी पॉन्ड्स यानी कुदरती झीलें मौजूद हो जो कि कहीं कहीं शाज व नाजर मिलती हैं। और इन झीलों का इस तपते रेगिस्तान में मौजूद होने से ही यहाँ पर पानी के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जा सकता है। यानी अगर रेगिस्तान में पानी मौजूद है तो इस पानी को वहाँ मौजूद गाँव और शहरों तक मुंतकिल किया जा सकता है। इस काम को इरिगेशन सिस्टम के जरिए सर अंजाम दिया जाता है। आज से तकरीबन 3000 साल पहले इन इरिगेशन सिस्टम को इस दौर में फुगारा या फिर कन्नात कहा जाता था, जिसे आज भी वहाँ इसी नाम से ही पुकारा जाता है। अगर हम इन सर्कल्स के करीब तरीन फुगारा को देखें तो वो फुगारट इज जोरिया। इसकी वजह से एक कंफ्यूजन यहाँ ये पैदा होता है कि शायद ये सर्कल्स वाटर वेल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि दोस्तों अगर हम अल्जीरिया के फुगारों को देखें वो तकरीबन 1800 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ जो मौजूद फुगारे हैं वो तकरीबन 3000 साल पुराने हैं, जिनका सारा क्रेडिट्स इन पर्शियंस को जाता है जिन्होंने उस टाइम इन फुगारों को दरियाफ्त किया था। उस जमाने में यहाँ आबाद पर्शियंस अपने हमसाया ममालिक से कॉटन यानी कपास को इम्पोर्ट करवाते थे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी इम्पोर्ट को कम किया जाए और ये कॉटन अपने ही मुल्क में क्यों ना उगाई जाए। लेकिन दोस्तों इनके सामने यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई क्योंकि कॉटन को उगाने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है और क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका था इसलिए उन्होंने इन कुदरती झीलों में से पानी को उस जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस इरिगेशन सिस्टम को अमल में लाया। इस अमल में उन्होंने जिस जगह पानी मौजूद होता था वहाँ वो खुदाई करते और फिर आगे थोड़े थोड़े वक्फे पर वो छोटे छोटे कुएं नुमा गड्ढे बनाते जिसके नीचे वो एक नहर बनाकर पानी को एक जगह यानी एक तालाब में जमा कर लेते थे, जिसके बाद और छोटी नहरों के जरिए पानी को उन इलाकों तक पहुंचाते जिससे उस दौर में ये अपने इलाके के बागात और फसलों को पानी देकर हरा भरा रखते। लेकिन दोस्तों आज भी जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है फिर भी पर्शिया, ईरान और अल्जीरिया के काफ़ी गाँव में इसी सिस्टम के जरिए पानी पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों इरिगेशन सिस्टम से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ये सर्कल्स वाटर वेल्स तो नहीं है, क्योंकि अगर हम इन फुगारों के सिस्टम को देखें तो इनका इख्तिताम आखिरकार किसी न किसी सिविलाइजेशन पर होगा। लेकिन ये जो सर्कल्स हैं अगर इन सर्कल्स को किसी भी तरफ लेके जाएं तो इनके आसपास कहीं भी आपको सिविलाइजेशन नहीं दिखाई देगी। अगर इन सर्कल्स के करीब 3 सिटी की बात करें तो ये भी इन सर्कल्स से 160 किलोमीटर दूर है जिसका नाम एन सलाह है। इन सब बातों का ये मतलब हुआ कि ये सर्कल्स ना तो वाटर वेल्स हैं और ना किसी इरिगेशन सिस्टम का कोई हिस्सा है।
لیکن دوستو ہمارا سوال ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے، آخر یہ سرکلز کس نے اور کیوں بنائے ہیں؟ آخر کار ریسرچرز کو کچھ ایسے ایویڈنس ملے جس نے سارے معاملے کو حل کرنے میں مدد دی۔ ریسرچرز نے جب الجیریا کی ہسٹری کو دیکھا تو یہ سامنے آیا 1830 سے 1962 تک فرانس نے الجیریا پر قبضہ کر رکھا تھا اور یہاں موجود تمام ریسورسز کو وہ آہستہ آہستہ ہتھیانے لگا۔ لیکن اس دوران جب کافی سارے ریگستانوں سے آئل کی ریسورسز ملنا شروع ہو گئے تو 1953 میں فرینچ پیٹرولیم پبلک کمپنی نے شیلز کمپنی کے ساتھ مل کر گریپ سٹینڈز فار کمپینڈ ریسرچ ETD ایکسپلوائٹیشن ڈی پیٹرول آؤٹ صحرا کی شروعات کی۔ اس کمپنی کو 1956 میں الجیریا کے ایجلا نام کے جگہ سے سب سے پہلے آئل ملا تھا۔ اس آئل کی دریافت ہوتے ہی فرانسیسی کمپنیوں نے یہاں پر جگہ جگہ ریفائنریز لگانا شروع کر دی اور سب اسے اپنے نام کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دوستو اس دور میں آئل کی ریسورسز معلوم کرنے کے لیے اس دور کی ٹیکنالوجی استعمال میں لائی گئی جو کافی پرانی تھی، جبکہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو اسے سیسمک سروے کہتے ہیں۔ اس سروے کے تحت زمین کے اندر ایئر پریشر کو چھوڑا جاتا ہے جس سے ویوز پیدا ہوتی ہیں اور ان سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں آئل موجود ہے یا نہیں۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کا جو ایڈوانس میتھڈ استعمال میں لایا جاتا ہے اسے سیسمک وائبریٹر کہتے ہیں۔ لیکن آئل کی ریسورسز کا پتہ لگانے کے لیے اس دور میں جو میتھڈ استعمال میں لایا گیا تھا، دونوں جدید ٹیکنالوجی کی جگہ ایکسپلوزیو ڈیوائسز IEDs جن کو ایکسپلوزیو بم بھی کہا جاتا ہے استعمال کیا جاتا تھا اور ان کو ایکسپلور کر کے یہ پتہ لگایا جاتا تھا کہ یہاں آئل کی ریسورسز موجود ہیں یا نہیں، جس کی وجہ سے وہاں گڑھے بن جاتے تھے۔ لیکن نارملی ایکسپیریمنٹ کے بعد ان گڑھوں کو بند کر دیا جاتا تھا، لیکن ان گڑھوں کو وہ بند کرنا بھول گئے تھے اور یہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ لیکن اس سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ ان کو اس جگہ سے آئل تو نہیں ملا، کیونکہ آئل ملا ہوتا تو آج بھی یہاں ریفائنری موجود ہوتی۔ لیکن ان سرکلز کے ارد گرد دور دور کافی جگہوں سے آئل دریافت ہوا جس جگہ آج شہر بن چکے ہیں۔ کیا ان سرکلز کی اصل ریزن یہی ہو سکتی ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔